हेलो एवरीवन, कैसे तुम सारे के सारे। आज हम रिवाइज करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैं तुम्हें इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर जितने भी फॉर्मूलेज हैं और जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना। और एक बार और बता दूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ये जो नोट्स वगैरह है ये मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था पंकज से, तो वहीं का मैंने रेफरेंस लेके नोट्स को प्रिपेयर करा है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो चलो हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहले बात करते हैं EM रेडिएशंस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि C इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे C 3 × 10⁸ है, म्यू फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेवलेंथ है, ठीक है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। देखो यार, तुम इसको याद करना पड़ेगा, कैसे याद करोगे ध्यान समझना। ये है कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है यार, वो है क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज, ठीक। अच्छा जी, अब इससे होगा क्या, ध्यान समझना। जैसे कि तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो, वेवलेंथ बढ़ रही है और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ विजिबल रीजन के बारे में, ठीक है, तो विजिबल में क्या हो रहा है कि विजिबल के अंदर तुम्हारा आ जाएगा विबग्योर, राइट। तुम्हारा विबग्योर जो है इसमें तुम जब यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो फिर से जो तुम्हारा वेवलेंथ है वो बढ़ रहा है, ठीक है, और जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, ठीक है। इसमें क्या है सारा समझना। हाँ, ठीक है। तो पहले तुम्हें दो फॉर्मूले याद करने चाहिए, E इक्वल्स टू h3/λ और E इक्वल्स टू h। यहाँ से समझ में आ गया तुम्हें कि म्यू इक्वल्स टू C/λ होता है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक। चलो जी, बढ़िया है। अच्छा, और तुम्हें एक चीज़ और तुम्हें याद करनी पड़ेगी, E इक्वल्स टू 12400 अपॉन में लैम्डा। लैम्डा क्या होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए एंगस्ट्रॉम के अंदर, और जब तुम इस लैम्डा को एंगस्ट्रॉम के अंदर डालोगे तब जो एनर्जी आएगी वो आएगी इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर, ठीक। अच्छा जी, और एक चीज़ तुम्हें यहाँ से ध्यान रखनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक। अच्छा, और कुछ कन्वर्जन है भाई, ये तुम्हें एज इट इज़ याद रखने हैं, ठीक है। कि जैसे कि 1 म्यू मीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, ठीक। अच्छा जी, आगे बात करते हैं बोहर्स थ्योरी के बारे में। इसमें क्या होता है मेरा समझना कि पहली बात तो जो बोहर्स थ्योरी है ना, ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही वैलिड है। जैसे कि एग्जांपल के लिए H हो गया, He+ हो गया, Li2+ हो गया। मतलब क्या कि इन स्पीशीज़ के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक। अच्छा, अब कुछ फॉर्मूलेज हैं, क्या है वो, MVR इक्वल्स टू NH/2π। फिर से देखो, MVR इक्वल्स टू NH/2π, R इक्वल्स टू R0 n² और Z, ठीक। और क्या है, अब तुम इसी चीज़ को ध्यान समझना, तुम इस चीज़ को R² को तुम लिख सकते हो 0.53, ठीक है। सो 0.53 × n²/z, ठीक। और हमेशा ये जो रेडियस आएगा वो आएगा हमारा एंगस्ट्रॉम में, ओके। अच्छा जी, यहाँ पे एक बात और बता दूँ मैं कि यहाँ पे जो मास है, आई मीन जो m है वो मास है, v वेलोसिटी है, r रेडियस है, ठीक है, और h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे n जो है वो है हमारा शेल नंबर, और जो Z है एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, ठीक। अच्छा, अब जब एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तुम्हारे एलिमेंट के, या फिर तुम ऐसे बोल लो कि एटम के अंदर, तो हमारा क्या होता है कि उसके अंदर जो वेलोसिटी होती है वो होती है इतनी, v इक्वल्स टू 2.18 × 10⁻6 Z/n, ठीक। टोटल एनर्जी होती है -13.6 Z²/n²। टोटल एनर्जी होती है हमारी माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर और पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 के बराबर, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर तुम्हारे पास टोटल एनर्जी है तो तुम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अपने आप निकाल सकते हो सिंपली, ठीक। और बात तुम्हें क्या ध्यान रखनी है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, n³/z², और टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो तुम्हें पता ही था, बट अब तुम्हें नया क्या चीज़ पता लगी कि जो फ्रीक्वेंसी है ये n³/z² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आई होप कि तुम्हें बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक। आगे बात करते हैं मेरे दोस्त। हाँ, ठीक है, चलो। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू 13.6 Z², ठीक है। ये शेल नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। आगे बात करते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी इक्वल्स टू 13.6 Z², 1-1/n², ठीक है। ये चीज़ Z पे डिपेंड नहीं करती है, N पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो तुम्हें कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं तुम्हें याद रखने हैं, ठीक। चलो बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में मेरे भाई। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले तुम्हें एक जो सीरीज़ है वो याद होनी चाहिए। क्या है उसमें कि भाई लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफन, ठीक। अब इसमें क्या है कि लाइमन जो है वो यूवी रेडिएशन होता है, बामर होता है विजिबल रीजन, और पास्टन, ब्रैकेट और पीफन होते हैं इंफ्रारेड रीजन, ठीक। अच्छा, यहाँ पे शेल नंबर है n1, n=1, n=2, बेसिकली शेल्स हैं। अच्छा, और यहाँ पे कुछ फॉर्मूले जो तुम्हें याद रखने हैं। जैसे कि पहला फॉर्मूला है 1/λ = RH Z², 1 - n1 का स्क्वायर,
माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात क्या है, n1 यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, वो है लोअर एनर्जी लेवल। लोअर वाला मतलब जैसे कि ये इन सब में जो है वो ये लोअर है। ठीक है, और n2 हमारा क्या है, हायर एनर्जी लेवल। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2 हायर है और n1 n=1 लोअर है। ठीक, अच्छा, और यहाँ पे हमारा RH की जो वैल्यू है वो ये होती है सिंपल। अच्छा, अब बात करते हैं मेरे भाई ज़रा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। ठीक है, तो सबसे पहले तुम समझो कि स्पेक्ट्रल लाइन्स का मतलब क्या है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें समझाता हूँ कि लेट्स से n=3 से 1 तक एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आया। ठीक है, तो अब इसके पास आने के कितने तरीके हैं समझाता हूँ, ज़रा समझना। पहला तरीका क्या है कि ये तो डायरेक्ट कूद जाए 3 से 1 पे, या फिर एक दूसरा तरीका क्या है कि पहले 3 से 2 पे आए और उसके बाद 2 से 1 पर आ जाए, है ना। तो बेसिकली तुम्हें कितनी येलो दिख रही हैं, जैसे कि एक येलो, दूसरा येलो, तीसरा येलो, जितनी भी तुम्हें येलो चीज़ें दिख रही हैं, मतलब येलो एरोज दिख रहे हैं, है ना, यही है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। ठीक है, सो इसको निकालने का एक सिंपल हमने फॉर्मूला दे दिया। हमने बोला भैया हम ऐसे तो कर नहीं पाएंगे कि 3 से 1 पे हमें कितना समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट इसका फॉर्मूला दे दिया, वो है L=Δn × Δn+1/2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर डेल्टा एन क्या है मेरे भाई, वो है n2 - n1। ठीक है, इसको तुम मतलब n2 को तुम एक बार 3 ले लो और n1 को तुम एक बार 1 ले लो, है ना, और तुम करके देख सकते हो ये इसका आंसर जो तुम्हारा सही आएगा। ठीक, अच्छा, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है क्या, आई होप कि तुम पकड़ लोगे। चलो आगे बात करते हैं डी ब्रोई हाइपोथेसिस के बारे में। इसमें क्या है, कुछ फॉर्मूलेज हैं, समझना। λ=h/p और λ=h/mv। ठीक है, यहाँ पे p क्या है, p है हमारा मोमेंटम, यहाँ पे m है हमारा मास। ठीक है, और v क्या है हमारी वेलोसिटी, मास है और मेरे भाई वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा, लैम्डा को हम एक और फॉर्मूले से याद रखते हैं, क्या होता है वो, λ=h/√2m और λ=h/√2m⁴ ठीक है, यहाँ पे k क्या है, पहले समझो, k है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे q क्या है, चार्ज है, और जो हमारा v है, v कोई वेलोसिटी नहीं है, नहीं, v है हमारा की बार वोल्ट, ये देखो ये लिखा है। ठीक, चलो बढ़िया है। हाँ, अब एक चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि 2πr=n λ। ठीक है, ये भी तुम्हें चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, अब हो सकता है तुमसे सवाल डायरेक्ट पूछ ले कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है, अब बताओ कि उसका जो लैम्डा है वो कितना है। ठीक है, मतलब उसको तुम्हें बोल देंगे कि इतनी वेलोसिटी से, सॉरी इतने वोल्ट से उसको एक्सेलरेट करा। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इतने वोल्ट से उसको एक्सेलरेट करा, तो बताओ कि उसका लैम्डा कितना होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि λ=12.24 डिवाइड बाय अंडर रूट में v। ठीक है, और इसी को तुम ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज़ें बेसिकली याद रखनी है। अच्छा, इसके PDF नोट्स कहाँ मिलेंगे तुम्हें, पिन कमेंट के अंदर तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये 4 जो चीज़ें हैं ये तुम्हें याद रखनी है, 4 ये इक्वेशन है, इसको तुम याद रख सकते हो। बट जो सवाल तुम्हारा आएगा, मैक्सिमम सवाल तुम्हारे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से आते हैं। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं तुम्हें और बता दूं कि जब भी इसका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल आएगा, तब तुम्हें क्या करना है कि ये जो मतलब इनइक्वालिटी का साइन है ना, इसको हटा दो, इसको तुम भूल जाओ। मतलब बेसिकली तुम्हें जब यूज़ करोगे तो तुम क्या यूज़ करोगे, इट विल बी लाइक, इसको हटाओ, है ना, और इट विल बी लाइक इक्वल टू। ठीक है, जब भी तुम इसको यूज़ करोगे तुम ऐसे ही यूज़ करोगे हर सब में, है ना, इक्वल टू, सिर्फ और सिर्फ किस में, क्वेश्चन के अंदर। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। ठीक, चलो जी, हाँ, अब यहाँ पे h/4π का वैल्यू ये होता है, तुम्हें याद रखना है, और m यहाँ पे क्या है, मास इन kg, नॉट इन ग्राम्स। ठीक है, kg के अंदर मास है। बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तुम्हें पता है ना क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बताता हूँ, समझना। एक मेटल है ना, अब हमने कुछ उसको एनर्जी दी। ठीक है, बेसिकली एनर्जी में क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी होती है ना, और उसको हम बोलते हैं फोटॉन्स। ठीक है, तो यहाँ से जब फोटॉन्स आए तो इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पे हुआ, जैसे कि ये मेटल है। ठीक है, सॉरी ये मेटल है, यहाँ से एक एनर्जी आई, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, है ना, उस एनर्जी के चक्कर में इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पे आ गए, और कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी जो थी, उस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा एनर्जी ने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो मैं बताता हूँ क्या बोला मैंने। ठीक है, कि ये वो एनर्जी है जो बाहर से आई एनर्जी। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारा जो जो तुम्हारा एलिमेंट है, उससे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बाहर कूद कर आया, है ना, तो इसको हम बोलते हैं, उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, है ना। और कितनी ज़्यादा एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन बाहर कूद गया, मतलब सरफेस पे तो आ गया था, अब कूदना है ना उसको बाहर, तो कैसे कूदेगा भाई, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हम के मैक्स बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अभी हमने पढ़ा है कि E=hν लिख सकते हैं, और हमने पढ़ा है E=hc/λ लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली वही करा है, E=hν। अब वर्क फंक्शन बेसिकली एक एनर्जी तो है, तो hν नॉट, और यहाँ पर hc/λ नॉट लिख दिया। ठीक है, अच्छा, बेसिकली क्या है ये,
समझना कि ये म्यू नॉट और लैम्डा नॉट क्या है, मैं बताता हूँ। म्यू नॉट जो है हमारा वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जो लैम्डा नॉट है वो हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है कि बस मैं इतना सा इसको फ्रीक्वेंसी दे दूँ, ये जो एनर्जी आ रही है अगर मैं इसको इतनी सी बस फ्रीक्वेंसी दे दूँ ना कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाए, जस्ट उतनी एनर्जी है ना, जस्ट उतनी फ्रीक्वेंसी, तो हमारी हो जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रही है बात? चलो, आई होप कि तुम लोगों ने चीज़ें पहले से पढ़ रखी होगी, हम बस एक फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। चलो, और काइनेटिक एनर्जी को हम बोल सकते हैं हाफ mv², ठीक है। तो यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो हमारा जो v मैक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हें चीज़ें तीनों याद रखनी है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे बेसिकली 3 नोट्स हैं। वो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब जैसे कि जो तुम्हारा सवाल आएगा उसमें वो पूछ लेगा कि बताओ भाई डिटरमाइन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। तो तुम भूल जाओगे अरे भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता था, तो तुरंत समझ जाना कि जैसे ही स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने को बोले तुरंत तुम्हें निकालना है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा नोट क्या है कि एक बात समझो, जब भी इस एनर्जी का ना इंटेंसिटी बढ़ेगा तब नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बढ़ेंगे। ऐसा क्यों होगा यार? क्योंकि देखो इंटेंसिटी बढ़ी, इसका मतलब क्या है कि भाई फोटॉन्स बढ़े, फोटॉन्स बढ़ेंगे तो एक फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता था। अब अगर मेरे भाई फोटॉन्स बढ़ गए हैं तो इलेक्ट्रॉन भी तो ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है। आई होप कि तुम्हें बात समझ में आ रही है। चलो, और अगर इस इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है, अगर इस एनर्जी की मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया तो भाई इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, किसकी काइनेटिक एनर्जी भैया? इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, वो भी बढ़ रही होगी, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब जरा बात करते हैं हम लोग क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। देखो समझो, है ना, बेसिकली 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। इसको हम n से डिनोट करते हैं, इसको L से, इसको M से और इसको S से, ठीक। अब देखो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो है ना n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये बताता है कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में है, या फिर कौन से ऑर्बिट में, या फिर कौन से एनर्जी लेवल पर है, ठीक है। अपना जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर वो बताता है कि उस शेल के अंदर भी कौन से सब शेल के अंदर है, या फिर कौन से ऑर्बिटल के अंदर है, कौन से सब ऑर्बिटल के अंदर है, या फिर कौन से सब एनर्जी लेवल के अंदर है, ठीक है। अच्छा जी, और बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैं बात करूँ तो ये बताता है कि ओरिएंटेशन की, ठीक है भाई, मतलब इस सब शेल के अंदर तो है लेकिन ओरिएंटेशन कैसे, मतलब ऐसे आड़ा पड़ा है, तिरछा पड़ा है, कैसे पड़ा हुआ कैसे है वो, ठीक है। तो ये बताता है ओरिएंटेशन। और स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि घूम कैसा रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग ज़रा हाँ नेक्स्ट पॉइंट की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारे सवाल बन रहे होंगे। देखो यार, जब भी n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 है ना, तो हम 1 को बोलेंगे k, 2 को बोलेंगे l, m n o, इस टाइप से, ठीक है। अब समझना, देखो जो l होता है ना, l वैरी करता है 0 से लेके n-1 तक। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सुनना कि लेट से मैंने बोला कि भाई तुम्हारा जो n है वो है 3, ठीक है। तो अगर तुम्हें कहीं पे दिखा कि भाई n इक्वल टू 3 है तो तुम तुरंत बता सकते हो कि जो हमारा l होगा वो होगा, बोलो 0 1 2। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि देखो l 0 से चालू होता है और n-1 तक जाता है ना, तो n-1 यहाँ पे n-1 इक्वल्स टू 3-1 हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा 2। तो देखो 2 आ गया। बातें समझ में आ रही है? तो हाँ बोलो। अच्छा जी, अब बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है -L2 + L की। जैसे कि अगर भाई हमारा इसमें L इक्वल टू 0 1 और 2 आया है ना, तो अगर कोई बंदा मुझसे पूछे कि भैया M निकालो इसके लिए, तो मैंने कहा निकाल देंगे यार। क्या होगा? -0 0 -1 1 और -2 और 2, खत्म हो गई कहानी। ये है यार, है ना। ऑल्दो -1 और -0 और 0 सेम है, बट ऐसे तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हाँ इसके बारे में कि भाई इसमें जो स्पिन क्वांटम नंबर है या तो +1/2 होता है, फिर -1/2 होता है। चीज़ें सिंपल सी याद रखनी है, नॉर्मल है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसके लिए होता है mvr = nh/2π। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसके लिए होता है √में L × L+1 h/2π, ठीक। अच्छा, इसके लिए हमारा कुछ भी नहीं है, मतलब इसके लिए हमारा कुछ भी नहीं होता। और स्पिन क्वांटम नंबर के लिए हमारा होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू √में S × S+1 h/2π। मतलब बेसिकली क्या, ये और ये दोनों चीज़ें सिमिलर दिखती हैं, है ना। तो तुम ऐसे एक चीज़ याद कर लो, तुम्हें ये चीज़ अपने आप याद हो जाएगी, ठीक। आगे बात करते हैं। अब देखो इसमें कितने टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे, वो होंगे n², ठीक है। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2n²। मतलब बेसिकली एक ऑर्बिटल है ना, अरे यार सुनो, एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जितने ऑर्बिटल होंगे उससे डबल होंगे इलेक्ट्रॉन्स, खत्म, ठीक है। ऐसे ही टोटल ऑर्बिटल इसके लिए होते हैं हमारे 12+1 और
टोटल इलेक्ट्रॉन तुम बताओ कितने होते हैं यार, बताओ। अरे डबल होंगे ना, तो 2 × 12 + 1 सिंपल, ठीक। अच्छा आगे बात करते हैं। हाँ क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर के लिए, है ना। स्पिन क्वांटम नंबर के लिए हम बात करते हैं कि हमारा जो है अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी बात और बता दूं कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम के अंदर जो s होता है, s होता है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। अच्छा इसमें जो टोटल स्पिन होता है वो होता है +-n/2 और इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है = 2s + 1 और यहाँ पे s क्या है मेरे भाई, s है हमारा s = n/2, ख़त्म कहानी, ठीक है। सो बेसिकली ये था यार हमारा एक फास्ट रिवीजन, एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेके। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो यार मेक श्योर यू लाइक इट, है ना, और शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने की। और तुम नीचे कमेंट करो कि तुम्हें अगला वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ्स में किस चीज़ का रिवीजन का चाहिए, ठीक है। और आई विल ब्रिंग इट एज सून एज पॉसिबल फॉर यू। और बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।